नमस्कार। हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज़ बनकर, बेखौफ आज़ाद आवाज़। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने चौथी बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन खोलने को लेकर राज्यों को नीति बनानी होगी। राज्य अपनी नीति तैयार करें कि कैसे रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन को खोलना है। कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहने के पूरे आसार हैं, लेकिन हॉटस्पॉट इलाकों में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन का सकारात्मक असर देखने को मिला है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है। ये बहुत ही ऐतिहासिक वक्तव्य है। इसे याद रखा जाएगा कि प्रधानमंत्री ने कहा है हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चिंता की जरूरत नहीं है। इसे याद रखा जाएगा। आगे उड़ीसा, मेघालय, गोवा, तेलंगाना समेत कई राज्यों ने लॉकडाउन जारी रखने का सुझाव दिया है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने फेज्ड मैनर में, चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने और आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की बात की है। आपको बता दें, केरल में इस बैठक में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन शामिल नहीं हुए। उनकी जगह चीफ सेक्रेटरी शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी से सिर्फ 9 राज्यों मेघालय, मिजोरम, पुडुचेरी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, गुजरात और हरियाणा के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री ही बात कर पाए। समय की कमी का हवाला देते हुए बाकी मुख्यमंत्रियों को अपने सुझाव लिख कर देने के लिए कहा गया। मेरे साथ हैं गुरदीप सप्पल, मेरे सहयोगी। गुरदीप, शुक्रिया समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल है जी, सिर्फ 9 मुख्यमंत्री ही प्रधानमंत्री मोदी से बात कर पाए। टाइमिंग को लेकर क्या कोई प्रोटोकॉल होता है? और इस वक्त जो माहौल चल रहा है, समय की कमी का हवाला दिया है, क्या इससे भी ज़्यादा कोई गंभीर समस्या है जिसमें ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए मुख्यमंत्रियों से बात नहीं हो पाई? प्रधानमंत्री की ये चौथी मुलाकात थी मुख्यमंत्रियों से, और जिन मुख्यमंत्रियों ने पहले बोला था, आज उसके अलावा जो बाकी थे उनको कुछ मौका दिया गया, क्योंकि 36 मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं हमारे यहाँ यूटी और स्टेट्स के, और अगर हर एक को मानिए कि 10-10 मिनट का समय भी मिलता है तो 6 घंटे लंबी मीटिंग का समय हो जाता है एवरेज। तो इसलिए लगातार जब भी कोई बड़ी मीटिंग होती है उसमें सब लोग नहीं बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, आज जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया था वो ज़्यादातर छोटे राज्यों के लोग थे, और इशू ये नहीं है कि उस मीटिंग में कौन बोला, क्योंकि सारे मुख्यमंत्री शामिल थे, और बोलने के अलावा वो लिखित में भी अपने सुझाव पहले भी भेजते रहे हैं, अभी भी भेजेंगे। सवाल ये है कि इस मीटिंग में होना क्या था, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर जो लोगों को, देश को 4 सवालों के जवाब की उम्मीद थी। एक, कि लॉकडाउन का क्या होगा, दूसरा कि राज्यों को मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तीसरा जो हमारे यहाँ उद्योग, इंडस्ट्री और ऑफिस, जो नौकरी पेशा वर्ग है, उसके लिए कोई इकोनॉमिक स्टिमुलस आएगा कि नहीं आएगा, और चौथा कि जो माइग्रेंट लेबर हैं और जो छात्र फंसे हुए हैं, बाकी लोग अलग अलग राज्य में फंसे हैं, उनकी घर वापसी का क्या होगा। और इन 4 में से सिर्फ पहले इशू के ऊपर कुछ बात हुई है, संकेत मिला है। बाकी 3 पे अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने सवाल उठाए, लेकिन वो सवाल का जवाब आया नहीं है। और अगर विनोद जी आप देखें तो लॉकडाउन के ऊपर भी जी, ये क्लियर है कि लॉकडाउन जारी रहेगा कुछ इलाकों में, कुछ में छूट मिलेगी, क्योंकि लॉकडाउन को लेके समस्या है। समस्या ये है कि जो लॉकडाउन 550 कोरोना केसेस होने पे शुरू किया गया था, वो 28,000 कोरोना केसेस होने पे बंद नहीं हो सकता। हाँ, आज 300 जिले ऐसे हैं जहाँ कोरोना नहीं है। उन 300 जिलों में लॉकडाउन को हल्का किया जाएगा 736 में से, यानी 60%। लेकिन मुश्किल ये है कि इन 60% जिलों में बॉम्बे भी आता है, इसमें दिल्ली भी आता है, चेन्नई भी आता है, कोलकाता भी आता है, पुणे भी आता है, हैदराबाद भी आता है। तो जितने बड़े शहर हैं ये सब मिला के इकॉनमी कंट्रोल करते हैं। जी, और जी। 90% इकॉनमी फिर भी लॉकडाउन में रहेगी। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। हालांकि प्रधानमंत्री का कहना है कि अर्थव्यवस्था अच्छी हालत में है, इसलिए मैंने बार बार कहा कि ये वक्तव्य याद रखा जाएगा। राज्यों का जो रेवेन्यू है, राजस्व,
80% तक कम हो गया है। बहुत बड़ी रकम है ये। राज्य जो हैं वो केंद्र से पैकेज की मांग कर रहे हैं, जैसे कि गुरुदेव बता रहे कि उम्मीद तो ये थी कोई पैकेज अनाउंस होगा। पुडुचेरी के सीएम वी नारायण स्वामी ने आर्थिक पैकेज के साथ साथ केंद्र से पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और दूसरे मेडिकल सामान की भी मांग की है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर महाराष्ट्र को आर्थिक पैकेज देने की मांग की। पवार ने कहा कि लॉकडाउन के कारण रेवेन्यू में महाराष्ट्र के 1,40,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। केरल सरकार का कहना है राज्य में अकेले तनख्वाहों का खर्च, सैलरी का खर्च ही 2,500 करोड़ रुपए है। पंजाब सरकार का अप्रैल महीने का खर्चा 7,301 करोड़ है। लॉकडाउन के कारण यूपी सरकार के राजस्व में, रेवेन्यू में 70% की कमी आई है। बिहार सरकार के रेवेन्यू में 85%, मध्य प्रदेश के रेवेन्यू में 4,000 करोड़। बंगाल ने केंद्र से आर्थिक पैकेज मांगते हुए लॉकडाउन के कारण 15,000 करोड़ का नुकसान की बात कही है। उत्तराखंड ने तनख्वाहें, सैलरीज और दूसरी ज़रूरतों के लिए हर महीने 2,200 करोड़ रुपए की ज़रूरत बताई है। हिमाचल प्रदेश ने लॉकडाउन से 450 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के नुकसान की बात कही है। आपने कहा गुरुदेव की उम्मीद तो थी कि कोई ऐलान होगा। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों, पार्टी के नेताओं और दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर रहे हैं, लेकिन राज्यों के आर्थिक पैकेज की मांग और जीएसटी की बकाया रकम देने के लिए केंद्र सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया, जबकि लॉकडाउन को 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। जीएसटी तो बकाया है, वो तो हक है राज्यों का। आज प्रधानमंत्री जी ने, जैसा आपने कहा कि इंटरेस्टिंग बात बोली कि अर्थव्यवस्था बड़ी पे चिंता की बात नहीं है, वो अच्छी है, लेकिन सच्चाई ये है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। कोरोना के पहले भी चिंताजनक थी। राज्यों का जो जीएसटी का सेस का कॉम्पनसेशन है, कॉम्पनसेशन सेस जो बोलते हैं, वो कंपोनेंट है। जब जीएसटी लागू किया गया था तो राज्यों से वायदा किया गया था कि अगर आपके टैक्स कलेक्शन में कोई कमी आएगी तो केंद्र उसको पूरा करेगी 5 साल तक। और उस समय ये माना गया था कि 14% से राज्य ग्रो करेंगे। राज्यों का जो रेवेन्यू है वो 14% पर साल ग्रो करेगा, हर साल ग्रो करेगा। लेकिन पिछले 3 साल में वो गिरते गिरते कुछ राज्य 4.7% पे हैं एवरेज, और कुछ 2% पे रह गए हैं। यानी कि राज्यों की स्थिति खराब है, अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है, और 14 और 2 या 4% के बीच का गैप केंद्र ने देना था और केंद्र के पास पैसा नहीं है। अभी उन्होंने अक्टूबर-नवंबर का जो सेस कंपनसेशन है वो दिया है, और नवंबर के बाद का पैसा राज्यों को नहीं मिला है। तो सरकार के पास पैसे की दिक्कत है। और दूसरी तरफ राज्य ये भी कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए का जो आप पैकेज दीजिए वो सेस में जोड़कर नहीं, वो कर्ज के रूप में नहीं, बल्कि अनुदान दीजिए राज्यों को, क्योंकि राज्य ज़मीन पर लड़ाई कर रहे हैं। आज ही हमारे चैनल पे मुख्यमंत्री राजस्थान ने बोला कि 1 महीना पहले उन्होंने ये बात की थी कि राज्यों को आप 1 लाख करोड़ दीजिए, तो ना वो पैसा आया है, ना सेस का पैसा आया है। और राज्यों की समस्या ये है कि इस कोरोना से निकलने के बाद अब सवाल उठेगा जीएसटी के ऊपर, क्योंकि राज्यों के पास पैसा नहीं है। टैक्स अब जीएसटी के थ्रू सेंटर पे जाता है। राज्यों के पास जिन 3 चीज़ों का टैक्स आता है ज़्यादातर, जो स्टेट जीएसटी को छोड़ दीजिए, तो वो आता है जो अल्कोहल, शराब से टैक्स, तो अल्कोहल की बिक्री बंद है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे टैक्स, तो आजकल गाड़ियाँ वाड़ियाँ फैक्ट्रियाँ सब बंद हैं, तो वो भी नहीं आ रहा है। और ज़मीनों की रजिस्ट्री का टैक्स, तो वो भी बंद है। तो एक तरफ राज्यों के पास पैसा आ नहीं रहा है, दूसरी तरफ जीएसटी का जो उनको ग्रांट मिलना था, कंपनसेशन सेस मिलना था, वो मिल नहीं रहा है, और अनुदान मिल नहीं रहा है। और तीनों लेवल पे राज्य अब बड़ी बुरी स्थिति में हैं। कई राज्यों ने कहना शुरू कर दिया है कि आने वाले समय में वो खर्चा कैसे चलाएंगे, इसकी चिंता है। जी, कोरोना संकट और लॉकडाउन के कई मौक़ों पर केंद्र सरकार और गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ रिश्तों में तलखी, थोड़ा कड़वापन भी देखने को मिला है। केंद्र सरकार पर एक तरफा फैसले लेने और राज्यों को भरोसे में नहीं लेने के आरोप लग रहे हैं। जैसे लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था कि 4 घंटे के नोटिस पे बिना मुख्यमंत्रियों से सलाह लिए लगा दिया। बिना सलाह मशवरा लिए केंद्र सरकार ने इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम यानी IMCT बंगाल भेजे जाने से ममता बनर्जी नाराज़ हैं। केरल में रेस्टोरेंट, किताबों की दुकानें खोलने के फैसले पर केंद्र सरकार ने नाराज़गी जताई है, जबकि कोरोना से लड़ाई में केरल ने बहुत अच्छा काम किया है। केंद्र की भेजी रैपिड टेस्टिंग किट के नतीजे खराब आने के बाद राजस्थान में तो टेस्टिंग रोकनी पड़ी है। बंगाल सरकार ने भी किट पर फैसले उठाए हैं। केंद्र सरकार को भी रैपिड टेस्टिंग किट के इस्तेमाल पर रोक लगानी पड़ी है।
सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने पीआर कैंपेन में जुटे हैं, पब्लिक रिलेशंस कैंपेन में जुटे हैं। सरकार की नीतियों से हो रही लोगों की परेशानियों से वो बेपरवाह हैं। केंद्र सरकार ने 20 और 25 अप्रैल को 2 बार लॉकडाउन में छूट देने का ऐलान किया, लेकिन कहां-कहां दुकानें खोली जाएं और आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाएं, इसको लेकर कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को क्या राज्यों के सहयोग के बिना लड़ा जा सकता है? राज्यों का भरोसा जीतने के लिए केंद्र सरकार को कौन-कौन से कदम फौरन उठाने चाहिए तत्कालिक? हम लोग लगातार इस प्रोग्राम में बात करते आए हैं कि कोरोना की महामारी एक ऐसा संकट है जिसमें हर एक को अपनी चाल बदलनी पड़ेगी, चाहें या ना चाहें। अब आप देखिए हो क्या रहा है कि पिछले 1.25 महीने के अंदर केंद्र सरकार का और खुद प्रधानमंत्री जी का भी रुख धीरे धीरे चेंज हुआ है। पहले जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तो बिना किसी से कंसल्टेशन के हो गई थी। उसके बाद लगातार तबलीगी हुआ। उसके बाद बोला कि राज्य जो है कोई भी खरीदारी खुद नहीं कर सकते हैं, पीपीई, टेस्टिंग किट सब केंद्र खरीदेगा उनके लिए। उसके बाद बोला कि सारे ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट, रेड डिस्ट्रिक्ट, ग्रीन डिस्ट्रिक्ट एमएचए तय करेगा। और धीरे धीरे अब क्या हुआ है, अब जो लॉकडाउन कैसे निकलना है ये राज्यों पे छोड़ दिया गया है, उनसे सलाह करके केंद्र तय करेगा। अब तबलीगी के मामले में खुद प्रधानमंत्री जी का ये आ गया कि कोई जाति धर्म नहीं होता है। अब जो पीपीई है, कोरोना की किट्स ने राज्य को अधिकार वापस दे दिए कि आप खरीदिए। तो ये जो सच्चाई है ये सिर्फ केंद्र सरकार पे नहीं सबके ऊपर ये उजागर हो रही है कि कोरोना की लड़ाई अकेले कोई एक व्यक्ति, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, नहीं लड़ सकते। अकेले कोई एक सरकार नहीं लड़ सकती, चाहे वो बीजेपी की सरकार क्यों ना हो, और कोई एक पार्टी भी नहीं लड़ सकती है। लेकिन जो व्यवहार में चेंज आ रहा है, ज़रूरी नहीं होता है पब्लिक लाइफ में उसको शब्दों में बोला जाए। यह स्वागत योग्य चेंज है और लगातार राज्यों के साथ उनकी बातचीत अब हो रही है। सिर्फ जहाँ पे मामला अटका है वो हमने जैसे बोला कि जो राज्यों को पैसा देना है, जो इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए मदद करनी है, उसमें अभी कमी है। बाकी बातचीत तो अब धीरे करके शुरू हो गई है, सलाह मशविरा भी शुरू हो गया है। और अब तो आज ये संकेत दे दिए कि राज्य अपना प्लान बनाएंगे कि लॉकडाउन से कैसे निकलना है, और राज्य तय करें कि उनके ग्रीन जोन कौन से और रेड जोन कौन से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरदीप सप्पल अपना समय हमें देने के लिए। ये हकीकत है कि कोई एक नायक नहीं हो सकता, सुपर हीरो, रैम्बो या सुपरमैन नहीं हो सकता जो कोरोना का वो हरा देगा, उसका नाश कर देगा। ये सब राज्य मिलकर लड़ रहे हैं लड़ाई, और फ्रंट लाइन जो सोल्जर्स हैं, जो वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं, वो राज्य सरकारें हैं, राज्य प्रशासन है। केंद्र सिर्फ मदद कर सकता है, मदद भी क्या, उनका हक दे सकता है, जो अभी तक नहीं दे रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ तक पैसे की बात है, राज्यों को ऐसे दिन का सामना नहीं करना पड़ेगा कि उनके पास रेवेन्यू की कमी हो जाए एकदम, या रेवेन्यू खत्म होने के रास्ते सूखते जाएं। लॉकडाउन के दौरान देश के अलग अलग शहरों में फंसे हुए जो प्रवासी मजदूर हैं, माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो दूर दराज इलाकों से रोज़ी रोटी की तलाश में मुख्तलिफ शहरों में आए हैं, वो वापस अपने गाँव को जा रहे हैं, जाना चाहते हैं। ज़िंदगी की कुल हासिल ये है कि 2-2 थैले, 3-3 थैले, कंधे पे बच्चा, यही मतलब ये सब कुछ उनको अपने गांव में भी, जहाँ से वो आए हैं, जिन राज्यों से आए हैं, वहाँ पर भी नहीं मिल रहा था। इसी की तलाश में वो यहाँ आए थे। अब वो वापस जाना चाह रहे हैं, अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, और ये सबसे कम प्रायोरिटी है, प्राथमिकता सरकार की निगाहों में सबसे कम दिख रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक PIL पर सुनवाई हुई इनकी हालत को लेकर। कोर्ट ने मजदूरों की घर वापसी पर फिलहाल कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के भीतर सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या मजदूरों को उनके गांव में जाने की इजाज़त दी जा सकती है। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे कि वो फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट ने वापस सरकार से पूछा है। कोर्ट ने केंद्र के 2 राज्यों के बीच मजदूरों की आवाजाही के मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने मजदूरों के आने जाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया था, जिसके तहत मजदूरों को किसी भी प्रकार के अंतर राज्य आवाजाही की इजाज़त नहीं होगी। अंतर राज्य माने इंटरस्टेट जो है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की इजाज़त नहीं होगी।
मजदूरों को उनके घर भेजने का विरोध करते हुए केंद्र ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को उनके गांव पहुंचाने से ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। केंद्र सरकार के मुताबिक 37,978 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, जिनमें 14,30,000 मजदूर रह रहे हैं। मेरे साथ हैं सरूर मंदिर, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रवासी जो मजदूर हैं इनके हुकूक के बारे में भी काम करती हैं। सुरूर, बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कोटा में फंसे छात्रों को घर भेजने के लिए बसों का इंतज़ाम किया जा सकता है। लॉकडाउन में फंसे एनआरआईज़ को भेजने के लिए हवाई जहाज़ हमारे जाएंगे लॉकडाउन के बाद। बनारस में जो तीर्थयात्री फंस गए उनके लिए बसें भेजी जा सकती हैं, और हरिद्वार में तीर्थयात्री जो गुजरात के थे उनके लिए बसें भेजी जा सकती हैं। नांदेड़ में जो गुरुद्वारे में सिख तीर्थयात्री फंसे हुए थे उनके लिए बसें भेजी जा सकती है। माइग्रेंट लेबर को लेकर सरकारों की ऐसी बेरुखी क्यों नजर आ रही है? देखिए, मेरे हिसाब से 2 चीज़ें हैं विनोद जी। एक जो मैं हमेशा से मानती हूँ कि एक निर्दयता है, एक अनकेयरिंग है सोसाइटी में, ये ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, सरकारों में, पर ऑल्सो कम्युनिटी में, कि इन लोगों ये पोल्यूटेंट्स हैं, ये इस तरीके से कि ये जाएंगे, अपने गांव जाएंगे तो वहां पे डिजीज फैलाएंगे, शहर में रहेंगे तो हम पे बर्डन बनते जाएंगे। तो वो बिल्कुल ही अनवांटेड लोग बन चुके हैं अभी, और वो इज इंटायरली बिकॉज दे डोंट केयर। द सेकंड थिंग इज कि नंबर्स बहुत ज्यादा लार्ज हैं, तो आप कोई भी पॉलिसी नहीं, अब आज की डेट में कोई पॉलिसी उनके ध्यान और योजनाएं नहीं बना सकते हैं उनके ध्यान और देखरेख के लिए, क्योंकि आपके पास सिस्टम्स ही नहीं है जो उनको ढूंढ सकेंगे उनके तरफ। कोई भी गवर्नमेंट रूटेड सिस्टम से आप उनकी तरफ पहुंच नहीं सकते हैं, और जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं वो उन्हीं की तरफ पहुंच जाएंगी जो फॉर्मल सेक्टर में हैं, जैसे लेबर ट्रेड यूनियंस या लेबर यूनियंस के साथ जुड़े हुए हैं। पर आप उनके लिए क्या करेंगे जो हमाल का काम करते हैं या रेहड़ी लगाते हैं? उन लोगों के साथ हम उनके बारे में देश ने अभी तक सोचा ही जी नहीं था कि वो कैसे जीते हैं। तो अभी उनके बारे में देखना जी इतना बहुत दिक्कत हो जाएगा जी सरकार के लिए। जी, हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली, मुंबई, सूरत समेत देश के बड़े बड़े शहरों से गरीबों मजदूरों के भूखे पेट और खाली जेब पलायन की, माइग्रेशन की तकलीफ देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुंबई के बैंड्रा से लेकर कई जगहों पर जो मजदूर हैं उन मजदूरों को सरकार की बदइंतजामी, बेरुखी और पुलिस की लाठियों का भी सामना करना पड़ा है। केंद्र और राज्य सरकारों के खाने पीने ठहरने का इंतजाम करने का भरोसा देने के बावजूद मजदूर अपने अपने घरों को लौटना चाहते हैं। यूपी सरकार ने रोडवेज की बसों से हरियाणा से अपने मजदूरों को निकालना शुरू किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मजदूरों को बसों से उनको घर भेजने की योजना का भरोसा दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश के अन्य हिस्सों में फंसे अपने राज्य के मजदूरों को वापस लाने की बात की है। गांव पहुंचकर कुछ समय के लिए उनको शायद क्वारंटीन में भी रखा जाए। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है जरूर, क्या सरकार के सारे स्पेशल प्लान और पैकेज सिर्फ अमीरों और सुविधा संपन्न लोगों के लिए होते हैं? परेशानी सरकार को दिखाई दे तो रही है, मालूम है, लेकिन जैसा आपने कहा है कि उनके पास कोई स्कीम ऐसी नहीं है, तो ऐसे में क्या रोड मैप क्या हो सकता है? इनका क्या होगा? क्या इनकी ज़रूरत इसलिए है कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा ये बंधुआ मजदूरों की तरह इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इनको कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं है, तो ये माइग्रेंट लेबर नहीं है, ये बॉन्डेड लेबर हैं। आप क्या कहती हैं? नहीं, आपकी सोच बिल्कुल सही है विनोद जी। देखिए, 2-4 चीज़ों के बारे में बात करना ज़रूरी है। हिंदू की जो रिपोर्ट है वो बहुत ही डरावनी रिपोर्ट है। आप आज अगर देखे होंगे तो उन्होंने 8 से 13 अप्रैल को करीब 11,000 लोगों से बात करी, और जिन से बात करी उनमें से 90% लोगों, आई थिंक 96% जो उन्होंने कहा है, सरकार की तरफ से राशन नहीं मिला। जो एक चीज मिली है वो है कुक फूड, वो भी 70% लोगों को नहीं मिली है, और वेजेस तो किसी को भी नहीं मिले हैं। तो सरकार
की जिम्मेदारी नहीं, थी सिंपली ये क्या नहीं, कहना। क्या क्या मिला है 76%? 73%, 70% क्या लोगों क्या को मिला है जो कम मात्रा में मिला है? कुक्ड फूड मिला है, 70% से कम लोगों को। अच्छा। तो ये जो हिंदू की रिपोर्ट है, जी। ये बहुत और एक सीएमआई की रिपोर्ट होगी जो आपने भी शायद पढ़ी होगी। दोनों रिपोर्ट हमें एक एक चिंता पूर्वक दिशा में लेके जा रहे हैं कि हम जाना कहाँ चाहते हैं। देखिए, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, ऐसा जी। नहीं है कि देश में इनइक्वालिटी नहीं थी, असमानता नहीं थी, कि एक सिस्टम के तहत लोगों में जी। लोग अपना पालन पोषण एक 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 स्टेट के डिस्पाइट द स्टेट कर रहे थे। पर अब जब उन्हें स्टेट की जरूरत है तो उन लोगों के पास सरकार की तरफ से कोई ना ही योजना है, ना ही एक सोच है। और वो इसलिए भी है क्योंकि हम चाहते हैं कि जब इकोनॉमी खुले तो लोग इतने डेस्परेट हो नौकरी के लिए कि जी। हमारा मिनिमम वेज ड्रॉप हो जाए, जो हमारी नीड्स हैं, क्योंकि मिडिल क्लास की तो के वेतन भी गिरने वाले हैं। तो अगर जी। उनको उसी वेतन के तरफ से दूसरों को भी उनका देखभाल करनी पड़ेगी तो नहीं कर पाएंगे। तो जो जो ड्राइवर जो दिल्ली में शायद अभी 15-20 हजार जी। की सैलरी में आए थे, वो शायद अब 8 हजार में आ जाएं, क्योंकि इतनी इतनी पैसे ही नहीं है लोगों के हाथों में, और जी। डेस्परेट नीड फॉर पैसा, क्योंकि उधारी जी। लेके लोगों अभी अपना राशन और वेतन कर रहे हैं क्योंकि सरकार कुछ दे नहीं रही है। आपको याद हो, 1,70,000 जी। करोड़ इज ओनली 1% ऑफ आवर जीडीपी। जी। जी। जी, ज़रूर मैं आगे बढ़ता हूँ। देश की कुल वर्कफोर्स जो हमारी है उसमें से 90% से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, असंगठित में है। कोरोना के कारण लॉकडाउन की मार इस सेक्टर पर, इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर सबसे ज़्यादा पड़ी है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक लॉकडाउन ने 40 मिलियन यानी 4 करोड़ से ज़्यादा भारत के मजदूरों को प्रभावित किया है। लॉकडाउन में 6.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से पैसे भी निकाल लिए हैं। 2700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से निकाला जा चुका है। लेकिन दिहाड़ी मजदूर जो है उनके हाथ पूरी तरह से खाली हैं, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है जरूर, प्रवासी मजदूरों को लेकर आगे का रोड मैप क्या हो सकता है, ये मानते हुए, जानते हुए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां खुलेंगी, ज़रूरत इन्हीं की ही पड़ेगी। ये जो उनको अपने गांव में नहीं मिल रहा था उसकी तलाश में यहाँ पर आए थे, घर छोड़कर आए थे, अब घर वापस जाना चाह रहे हैं, वहाँ भी नहीं जा पा रहे। तो ना यहाँ के ना वहाँ के, रोड मैप क्या हो सकता है? देखिए, 3 चीज़ें सरकार को करनी ज़रूरी हैं विनोद जी। एक तो कि रेंट कंट्रोल शहरों में करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो ये माइग्रेंट वर्कर्स हैं जहाँ पे भी रह रहे हैं, कम से कम निकाले ना जाएं, और एक स्लैब हमारे पास हो जिससे वो कर सकें। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पीडीएस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी गवर्नमेंट आईडी के साथ जाके राशन ले सकता है। क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ प्रवासी मजदूरों की बात कर रहे हैं, पर लोअर मिडिल क्लास हिट बहुत ज्यादा हुआ है। अगर आप ज्यादातर सुसाइड की स्टोरीज शहरों में सुने, जी। तो वो लोअर मिडिल क्लास तबका है, ना कि मजदूर तबका, क्योंकि वो बदहाली के साथ जी सकते हैं और जीना सीख चुके हैं। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगी, जो बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, कि गवर्नमेंट सिस्टम्स को एक्टिवेट करना। आप अपने वार्ड और पंचायत लेवल तक हमको सर्वेस करनी शुरू कर देने चाहिए, कितने लोग अफेक्टेड हैं, किस कम्युनिटी, किस एरिया, किस जी। जगह से। जी। और जिम्मेदारी वार्ड और एमएलए की होनी चाहिए कि वो वहां तक राशन पहुंचाएं जब तक पीडीएस का सिस्टम नहीं पहुंचता है, क्योंकि एनडीएमए एक्ट के तहत तो उन्हें करना ही है। पर कम से कम अगर वो ये सर्वे करना शुरू कर दें ताकि जी। उनके पास रियल फिगर्स हो, पीडीएस को यूनिवर्सलाइज कर दें और रेंट कंट्रोल अर्बन एरियाज में करना शुरू कर दें, तो उससे काफी लोग वापस रहने शहरों में जी आने जरूर। लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरूर मंदर, अपना समय हमें देने के लिए।
बात वहीं पर आ रही है कि ये कोई एक नायक, एक सुपरमैन, एक रैम्बो, उसके बस की बात नहीं है। आपको डिसेंट्रलाइज करनी पड़ेंगी पावर्स। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें कर रहे हैं, राज्य सरकारें भी डिजिटल मीटिंग्स कर रही हैं। इन सब के बीच राज्यसभा सचिवालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो गृह मंत्रालय के मामलों की संसदीय समिति होती है उसकी मीटिंग करने से इनकार कर दिया है। इसके अध्यक्ष आनंद शर्मा हैं, ये कांग्रेस के हैं। राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक इस समिति की बैठकें इन कैमरा होती है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक नियमों के खिलाफ है। उन्होंने ये कहा, आनंद शर्मा ने, कि लोकतंत्र के सबसे ऊंचे स्थान संसद और स्थायी समितियों को लॉकडाउन के दौरान काम करना बंद कर देना चाहिए क्या? आनंद शर्मा ने कहा कि गृह मामलों पर संसद की स्थायी समिति गृह मंत्रालय जो फैसले लेता है उनकी जांच पड़ताल करती है और लॉकडाउन में चलाए जा रहे रिलीफ वर्क, जो मजदूर, उनके लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करना ज़रूरी है। वैसे भी ये महसूस किया जा रहा है कि कोरोना की आड़ में हमारा लोकतंत्र जो है, हमारे जो डेमोक्रेटिक हक हैं, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार हैं जमहूरियत के, उनको धीरे धीरे कम किया जा रहा है। ऐसे मंच बहुत कम हो रहे हैं, संसद बंद है, असेंबलीज बंद हैं और भी बहुत सी चीज़ें बंद हैं जहाँ पर लोगों की आवाज़ उठाई जा सके। आखिर में देश में लॉकडाउन है, हम मानते हैं, हमारी इकोनॉमी भी लॉकडाउन में है, हम ये भी मानते हैं। तो क्या लॉकडाउन के नाम पर देश की संसद को भी, देश की डेमोक्रेसी को भी लॉकडाउन के नाम पर बंद किया जा सकता है क्या? ज़रा सोचिए। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।